हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। वही सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि डिले हो गया काफ़ी, क्योंकि यहाँ से सब कुछ ठीक था बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बट मुझे लगता है कि अब सबकी साइड से सब कुछ ओके है। एक बार प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए ओके। राधे राधे जी। पीवीजे तनवर, ओके। ज्योति जी गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। चलिए सब कुछ क्लियर है, ओके। चलिए तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम पूर्ति शर्मा है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट जहाँ हम बुक्स को याद करेंगे, वो भी विद ट्रिक। यहाँ पर जितनी भी बुक्स है वो है आपके जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 को आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन यूनिट नंबर 2 में बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, बहुत सारे थिंकर्स है, इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे टाइम देकर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 को, बुक्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट्स को, यूनिट नंबर 2 को, या फिर आप कह सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे पूरी इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी आपके थिंकर्स है वो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आते हैं वो सब की इमेज यहाँ पर है। हालांकि आधों की नहीं है बट हाँ काफी हद तक है। तो यहाँ इन्हीं में से ही 2 से 3 थिंकर्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सेकंड, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ गया है। गुड इवनिंग अनिता जी, गुड इवनिंग वसु जी, नमस्ते वीरेंद्र जी, सुधा जी गुड इवनिंग, ओके। चलिए भाई रामेश जी, चलिए जय महा भद्रकाली, चलो भाई ओके। तो स्टार्ट कर दे अपनी क्लास को। यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से हो रही है, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जितनी भी बुक्स है वो आपके क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछी जाती है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अब एक बात मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर एक एक बुक के थिंकर को याद करना, बुक के जो ईयर्स है उनको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में आपके एक सेपरेटली एक थिंकर को तो देता ही है कि भाई मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बुक्स को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म से लगाइए, लेकिन इसके अलावा जो एनटीए है वो क्या करता है कि जितनी भी आपकी बुक्स है, जेएस मिल की बुक को इसमें शामिल कर देता है ना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बुक को शामिल कर देता है और फिर कहता है कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाओ। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको ईयर्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो आप ईयर याद करोगे वो कैसे करोगे और सबसे बड़ी चीज किन बुक्स के करोगे। तो यहाँ पर जौन सी भी बुक्स होंगी, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो, मैं वो बताऊंगी कि भाई इसके ईयर आपको याद होना ही होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई। चलिए भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, जो कि एक नारीवादी है। कौन? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बहुत सारी बुक है। सबसे पहले हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करें तो 1759 में इनका जन्म हुआ था, 1797 में इनकी डेथ हुई थी। तो यानी कि 1759 से लेकर 97 तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है। अब मेन बात यह है कि जो इनकी बुक्स है, जितनी भी बुक्स आएंगी वो सब 17 से स्टार्ट होंगी। सबसे पहली चीज आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि जो भी बुक्स है वो 16 में आई है या किसकी 17 में आई है या किसकी 19 में आई है। तो अगर आप लोग ये चीज क्लियर कर लोगे तो आपको अपने आप चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज ये जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जितनी भी बुक्स है वो सब आएंगी किसमें? 17। हर बुक में 17 17 17 17 17 आपको यहाँ पे लगा
मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले एक स्टोरी यहाँ पे बनाते हैं मैरी वोllstonecraft की। जैसे कि यहाँ लिखा है थॉट ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर। भाई जो मैरी वोllstonecraft है, ये देख रहे हो, मैरी वोllstonecraft बड़ी ही सोच में है, सोच रही है कि क्या करे, किस चीज को लेकर सोच रही है मैरी वोllstonecraft, तो ये सोच रही है एजुकेशन को लेकर। ये यहाँ पे अपनी डॉटर की एजुकेशन के बारे में सोच रही है मैरी वोllstonecraft कि अपनी डॉटर को एजुकेशन कैसे देनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, थॉट ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर, डॉटर की एजुकेशन का सबसे पहले थॉट आता है किसके माइंड में, मैरी वोllstonecraft के माइंड में। और इनके जैसे ही वो एजुकेशन के लिए, डॉटर की एजुकेशन कहाँ पे मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। अब स्कूल में तो एडमिशन करवाना पड़ेगा ना, अब वहां पे पूछा जाएगा बच्चे का नाम कि भाई बताओ बच्चे का नाम क्या है। तो जो मैरी वोllstonecraft है, उन्होंने अपना ही एक नाम दे दिया एक डॉटर को। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मैरी ए फिक्शन। तो यहाँ पर सेकंड बुक आपकी आती है मैरी ए फिक्शन। तो पहली चीज कि भाई मैरी वोllstonecraft के माइंड में एक थॉट आया किसका, डॉटर की एजुकेशन का, उसका नाम था मैरी, तो मैरी ए फिक्शन। और जैसे ही मैरी गई स्कूल में पढ़ने के लिए गई, वैसे ही उनको पता चला क्या, ओरिजिनल स्टोरी, असली कहानी का पता तो तब चला जब उन्होंने खुद एजुकेशन ली, जब उनको खुद नॉलेज मिलने लगी, तब वो समझती है अच्छा असली स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी क्या है। वहां पर उन्हें रियल लाइफ का भी पता चला कि आखिरकार रियल लाइफ है क्या, असली जीवन क्या है, वो उनको पता चला। तो यानी कि ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, ये भी किसकी है, मैरी वोllstonecraft की है। अभी ईयर भी बताऊंगी कैसे याद करने हैं, पहले स्टोरी को सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद ए विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन। अब जैसे ही मैरी को पता चल गया रियल लाइफ के बारे में, मैरी को जैसे ही पता चल गया ओरिजिनल स्टोरी क्या है, असली कहानी क्या है, जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, असली कहानी में था राइट्स, अधिकार। तो उन्होंने शुरुआत कर दी एक इंसान के अधिकारों की, एक मैन, यहाँ पर मैन का मतलब एक इंसान से है, ना कि एक आदमी से, एक मेल से। यहाँ पे मैन का मतलब एक इंसान से लगाया गया है। तो जैसे ही मैरी को रियल लाइफ पता चली थी, तो मैरी ने क्या किया था, मैरी ने राइट्स लिखने शुरू कर दिए किसके, मैन के, एक इंसान के क्या अधिकार होते हैं। तो ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बुक है किसकी, मैरी की। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार इस बुक को पूछा गया है और मैं इसीलिए हमेशा आपको ये बुक्स रिवाइज करवाती हूँ, याद करवाती हूँ, क्योंकि हर बार आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये बुक हमें आती है। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट ने अभी भी देखी थी, कितनी सारी बुक्स आप लोगों को मिली थी ना, इसलिए कह रही हूँ बस आपका काम यही है कि आप सब मन लगाकर अच्छे से क्लासेस को देखा करें, अच्छे से पढ़ा करें और रिवीजन करना बिल्कुल ना भूले। सब कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा, लेकिन मेन है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, मेरे से जितना हो रहा है मैं आपके लिए उतना इजी कर रही हूँ, लेकिन आगे आपका काम है कि आप लोग उसको रिवाइज भी करें। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको स्टोरी समझ आ गई। भाई एजुकेशन का थॉट आया, डॉटर की एजुकेशन का थॉट आया, फिर एडमिशन करवाने के लिए नाम दिया क्या, मैरी ए फिक्शन। उसके बाद जैसी एजुकेशन मिली, ओरिजिनल स्टोरी पता चली, वहां पे रियल लाइफ पता चली, और वहां पे पता चला कि राइट्स नाम की कोई चीज भी होती है, अधिकार भी कुछ होते हैं। तो मैन के अधिकार पर इन्होंने बुक लिखी। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो भाई, मैंने इंसानों के अधिकार पर तो बुक लिख दी, लेकिन मैरी खुद एक वुमेन है, मैरी खुद एक फीमेल है, तो यानी कि फीमेल होने के नाते, वुमेन होने के नाते वो वुमेन के लिए अलग से राइट लिखती है। तो इसलिए बाद में वो लिखती है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, एक और बुक लिखती है। और उसके बाद भाई मैन के अधिकार हो गए, वुमेन के अधिकार हो गए, अब इनको मिली थोड़ी सी तसल्ली। अब इन्होंने कहा कि चलो अब मैं और भी कुछ लेटर्स लिखने शुरू करती हूँ, अब मैं कुछ और लेटर्स, कुछ और राइटिंग करना शुरू करती हूँ। तो उन्होंने लेटर राइटिंग शुरू कर दी और बहुत जगह जा जाके लिखे। कभी वो स्वीडन में गई, कभी नॉर्वे गई, कभी वो डेनमार्क गई। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, हर जगह जा जाके उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए। किसने, मैरी ने। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में बताई जा रही है। अगर आपने कहानी याद कर ली ना, तो आपके ईयर तो यहीं हट गए, लेकिन फिर भी ईयर याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बुकें ऐसी है जो आपके और थिंकर्स की बुक के साथ मिक्स करके पूछा जाता है।
तो वहां पे ईयर काम आएंगे। ठीक है, अभी ईयर पे बात करूंगी। चलो अब भाई मैंने बता दिया लेटर लिखना शुरू किया। अब जैसे ही वो जगह जगह गई, स्वीडन गई, नॉर्वे गई, जैसे ही डेनमार्क गई, अब वहां पर उन्हें एक और लड़की से मुलाकात हुई। तो मैरी की मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई जिसका नाम था मारिया। क्या था? जिसका नाम था मारिया। अब जैसे ही मैरी मिली किससे? मारिया से। अब भाई उन्होंने मारिया के ऊपर भी लिखा कि भाई मारिया के साथ बहुत रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो मारिया और द रॉन्ग ऑफ वुमेन। तो इस तरीके से ये सारी बुक्स है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, और यहां से बाहर नहीं आती। सीधी सी बात है, मैं आपको जो कहूंगी क्लियर कहूंगी, बिना मतलब की माथा पीटी मत कीजिए, कहीं भी जैसे उल्टा सीधा मत पढ़िए। भाई सीधी सी बात है, अभी आपको कोई बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बनना। अभी आपका मेन मोटिव है एग्जाम क्रैक करना। जिस दिन आप लोग एग्जाम क्रैक कर लोगे उस दिन फिर आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेप्थ में जा के। अभी फिलहाल इतना पढ़ो कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो, स्मार्ट स्टडी पकड़नी है। ठीक है, चलो भाई, तो अब पहले मुझे बताइए कि यहां तक ये सारी कहानी आपको समझ आई या नहीं आई। सबसे पहले अगर सबको क्लियर है तो फटाफट से यस भेज दे कि यस मैम ये तो हमें याद हो गई। बिल्कुल अंजलि जी, इस बार पूछी गई थी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल अलीशा जी, अभी इस टाइम तो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म बिल्कुल फेवरेट बना हुआ है आपका एनटीए का। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर ये स्टोरी याद हो गई तो यानी कि आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में बुक्स याद हो गई। अब आप कहोगे मैम ईयर्स का कैसे करें, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को हम देंगे कितने नंबर? 17 नंबर। कितने नंबर? 17 नंबर, यानी कि सारी की सारी बुक्स उनकी 17 17 17। अब आपका काम है मैरी, एक पेज लेना, उस पर लिखना मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, और वहां पे आप ऊपर लिखना ऐसे 17, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है? ये नंबर लिखना है 87 88 90 89 तो हट गया, 89 में कोई नहीं है, 90 91 भी नहीं है, 92 है, और उसके बाद आपका 96 देन 98। ये नंबर आपको लिखने हैं। अगर आपने मैरी को लिखकर ये नंबर भी याद कर लिया तो आप एग्जाम में आराम से, जब आपके टिप्स में आपके माइंड में जब कहानी है और ये नंबर याद है, ये सारे 87 88 90 87 88 90 92 96 और 98, तो आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी बुक किस ईयर में आई थी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल टिप्स पे आना चाहिए आपके, ये नंबर टिप्स पे आना चाहिए, शर्त यही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेपरेट बुक्स बताती हूँ जो कि आपको ईयर याद करना है। जैसे कि सेपरेट बुक इसमें विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन कंपलसरी है, याद होना चाहिए, 1790 की बुक है। विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, ये आपको पक्के वाला याद होना चाहिए। और इसके अलावा आपका मैरी फिक्शन और मारिया, ये 2-4 बुक है जो आपकी आती है। हालांकि कई बार ये भी डायरेक्ट आपके आती है, लेकिन फिर भी आप ये 4 तो कीजिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए बुक्स के, कौन सी बुक ईयर याद करने ही करने हैं। ईयर को इस तरीके से लिख लोगे तो नंबर फॉर्म में याद रहेगा, 87 88 89 को छोड़ दो, 90 पे आ जाओ, इस तरीके से 92 96 98। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, ग्रेट स्ट्रेटेजी, थैंक यू सो मच अलीशा जी। ओके, गुड इवनिंग रविंद्र जी, गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल बबली जी, पहले आप, भाई बबली जी को मैं जानती हूँ, बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बिल्कुल आपको याद होगी, डेफिनेटली याद होगी, बट रिवीजन आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपके J.S. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल आपके वही है जो कि नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं J.S. मिल। तो J.S. मिल बड़े ही फेमस है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और इनकी बुक ना आए ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो बुक भी आपकी आती है। तो भाई J.S. मिल आपके 1806 यानी कि 1806 में इनका जन्म हुआ था और 1873 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनकी बुक वही कहाँ पर होगी? हम देंगे इनको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से 1 नंबर ज्यादा। मैरी को मिले थे 17, इनको देंगे हम 18। J.S. मिल को मिलेंगे 18 मार्क्स। अब ऐसा नहीं है कि 18 मार्क्स सिर्फ J.S. मिल को मिलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में और किसी को नहीं मिलते। भैया आपके कार्ल मार्क्स भी बैठे हैं, कार्ल मार्क्स भी 18 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, बट पहले J.S. मिल को करते हैं।
तो यहाँ पर जेएस मिल की अगर हम बात करें 18 मार्क्स हमने इनको दे दिए। यहाँ पे सबसे पहले इनकी बुक आती है सिस्टम ऑफ लॉजिक। सिस्टम ऑफ लॉजिक यानी कि लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क, तर्क वितर्क लगाना। तो लॉजिक का सिस्टम, लॉजिक का सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। अब भाई क्या होता है, कई बार एक बात मुझे बताइए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जब आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हो, खास तौर पर आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के क्या सिद्धांत बनाने हैं, क्या प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो क्या आप ऐसे हवा में बना दोगे? नहीं, सबसे पहले आप लोगों को करना होगा सिस्टम ऑफ लॉजिक, पूरा लॉजिक लगाना होगा। तो जेएस मिल कहते हैं, जेएस मिल कहते हैं कि आओ मेरे से मिलो, आओ जरा मेरे से मिलो, जरा मेरे से मिलो। जेएस मिल कहते हैं जरा मेरे से मिलो, क्यों? क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ लॉजिक लगाना होगा, और लॉजिक लगाकर हमें क्या करना होगा? लॉजिक लगाने के बाद हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेकर आएंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत लेकर आएंगे। फिर उसके बाद उस दूसरे बंदे ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हम करेंगे, हमें इसकी परमिशन है? उसने कहा अरे सब परमिशन है। जेएस मिल कहते हैं सब परमिशन है, हमारे पास पूरी लिबर्टी है, हमारे पास पूरी लिबर्टी है, ऑन लिबर्टी। तो सबसे पहले जरा आके मिल, जेएस मिल कहते हैं कि सब आओ जरा आके मिल, सिस्टम ऑफ लॉजिक लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक बनाने हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक बनाने हैं। और क्या ऐसी परमिशन है? बिल्कुल है। ऐसी लिबर्टी है? बिल्कुल है। ऑन लिबर्टी, पूरे लिबर्टी पर, यानी कि पूरी स्वतंत्र होकर हम इस काम को करेंगे, हमारे पास इसकी पूरी लिबर्टी है। ठीक है भाई। अब आगे जैसे ही जेएस मिल कहते हैं हमारे पास लिबर्टी है, तो दूसरे ने कहा कि भाई लिबर्टी से हम और क्या क्या कर सकते हैं? तो जेएस मिल कहते हैं जैसे ही हमें मिलेगी लिबर्टी, हमें लिबर्टी है भी, तो हम करेंगे क्या? कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हम बनाएंगे एक अपनी खुद की रिप्रेजेंटेटिव सरकार, यानी कि प्रतिनिधित्व सरकार की बात करते हैं कौन? जेएस मिल। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम अपनी बनाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? लिबर्टी है। तो ऑन लिबर्टी, लिबर्टी की वजह से हमने क्या किया? कॉन्सिडरेशन किया किस पर? अपनी खुद की प्रतिनिधित्व सरकार बनाने पर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने पर। सबने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जैसे ही आप बनाओगे क्या? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसे ही आप बनाओगे प्रतिनिधित्व सरकार, उसके बाद क्या होगा? तो भाई उन्होंने कहा हम जब अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, जब हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, प्रतिनिधित्व सरकार बनेगी, तो हम उस सरकार में लाकर हम क्या करेंगे? यूटिलिटेरियनिज्म करेंगे, यानी कि उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वो करेंगे जो ज्यादा लोगों को खुशी दे, जो ज्यादा लोगों को सुख दे, हम वो काम करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल पूजा शर्मा जी, बार बार लिबर्टी पूछा जाता है, अभी बात करेंगे, चिंता मत करिए। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता चल गया यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद, जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, जेएस मिल इसी की बात करते हैं। ओके, अब आगे जब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा, लेकिन वहां पर जेएस मिल कहते हैं भाई वुमेन्स को खास तौर पर ध्यान रखना है, महिलाओं को, महिलाओं के अधिकारों पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। कौन कहते हैं? जेएस मिल ए सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो इसलिए वुमेन वाली बुक, ए सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक पहले मतलब आपकी लास्ट में आ जाएगी। जैसे ही यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, तो वहां पर भी लास्ट में उनको याद आता है कि भाई महिलाओं को पर ज्यादा ध्यान देंगे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। क्लियर हो गया? बताइए, सबसे पहले बताइए मुझे, इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से फटाफट से बताओ। एक बार रिपीट कर रही हूँ इन शॉर्ट। भाई जेएस मिल ने कहा जरा आके मिल, क्या करना है? सिस्टम ऑफ लॉजिक लगाना है। क्यों लगाना है? प्रिंसिपल्स बनाने हैं। किस पर? पॉलिटिकल इकोनॉमिक के। क्या हमें लिबर्टी है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, ऑन लिबर्टी। लिबर्टी से और क्या होगा? हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना के हम क्या करेंगे? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करेंगे, यानी कि उपयोगितावादी यूटिलिटेरियनिज्म करेंगे। और फिर उसमें महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सिंपल हो गया, आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म जेएस मिल का याद। चलिए वेरी गुड। अब यहां पर आप कहोगे मैम यहाँ पर कौन सी बुक बार बार आती है जो कि आपके मिक्स करके मैरी वोllstonecraft का खास तौर पर मिक्स कर दे जेएस मिल को? अगर सीधे एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको 17, 18 ये नंबर याद है ना,
और मान लो जेएस मिल की बुकों को मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की बुक के साथ मिक्स कर दिया। सपोज कीजिए एक बुक डाल दी ऑन लिबर्टी, दूसरी बुक डाल दी सपोज कीजिए ए विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन डाल दी, तो क्या आप उसमें कैच नहीं कर पाओगे कि मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की बुक पहले आएगी या फिर जेएस मिल की पहले आएगी? कर पाओगे ना कैच? कैसे कर पाओगे? क्योंकि मैम आपने हमें बता दिया है कि भाई मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की सारी 17 में आती है और जेएस मिल की सारी 18 में आती है, तो यानी कि जेएस मिल की बाद में आएगी, मैरी की पहले आ चुकी है बुक। लेकिन एनटीए आपसे ज्यादा तेज है, एनटीए 18 वाली बुक भी डालेगा। कोई बात नहीं, एक तो पता चला कि हाँ भी मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट पहले आएगी, कुछ तो क्लियर हुआ ना। चलो भाई, तो ये आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी 17 18 बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी ईयर्स की आपको वही काम करना है, एक पेज लीजिए उस पर लिखिए 18 जेएस मिल के आगे और इनका कर्म लिखना और नोटिस करना कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कितने पास पास डिजिट के आ रहे हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 43 48 61 63 और भाई 61, अच्छा एक रह गया सॉरी 59 रह गया, 48 का 59 61 63 और एक 69। ओके चलिए, ये इसका कर्म है 43 48 59 61 63 और 69। कुल मिलाकर ये तो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर आपने मेहनत कर ली तो आपने सब काम कर लिया, ये वाली मेहनत और प्लस कहानी वाली बार बार रिपीट करना, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कौन सी बुक के मेन ईयर याद रखने हैं। तो भाई सबसे पहले तो ऑन लिबर्टी को तो कभी छोड़ना ही मत, ऑन लिबर्टी का ईयर अच्छे से याद कर लो, 1859 रट लो ऑन लिबर्टी का। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये 3 बुक मैं आपको बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो 2 है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने 3 बुक रखी है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और ऑन लिबर्टी और आपका सिस्टम ऑफ लॉजिक। ठीक है भाई, अब आपको मैं एक नहीं 3 तरीके बता रही हूँ याद करने के, अब आपकी मर्जी है भाई कैसे कैसे क्या करना है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। अब भाई ये आ गए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कभी ना आए ऐसा होता है क्या? बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि कार्ल मार्क्स की बुक ना पूछे आपसे? मैम नहीं होता, इस बार भी पूछी थी, इस बार भी पूछी थी, वो भी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाने के लिए। तो भाई अब देखिए यहाँ पर पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूंगी, कार्ल मार्क्स की जो ये नीचे आपको बुक्स दिख रही है ना एक अलग कलर में जो हाईलाइट हुई हुई है, ये बुक्स ऐसी है जिनके ईयर, रिटन ईयर अलग है और पब्लिश ईयर अलग है। ठीक है, जिस बुक में जिस ईयर में जिस साल बुक लिखी गई और जिस साल बुक पब्लिश हुई, दोनों अलग अलग है। अब जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा इस बार का, तो वहां पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है, मतलब वहां पे एनटीए ने आंसर गलत किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शंस को पब्लिश ईयर और रिटन ईयर दोनों तरीके से लगा के देखूं, फिर भी एनटीए का आंसर वहां पे गलत ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसे में जिन बुक्स के ईयर, जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा कि एनटीए उनके ईयर कौन से वाले मान रहा है, पब्लिश वाले या रिटर्न वाले, तब तक वो चीज मैं ऐड यहाँ पे नहीं करने की। इसलिए मैंने पहले ही उन बुकों को अलग लिख दिया। जैसे ही उनकी आंसर की आएगी, प्रॉपर आंसर की, फाइनल आंसर की, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चलेगा कि एनटीए एक्चुअल ईयर किसको मान रहा है, और उस हिसाब से फिर मैं प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म ऐड करके आपको समझाऊंगी। लेकिन जिनके ईयर बिल्कुल ठीक है, फिक्स्ड है, पता है कि इसी के अकॉर्डिंग पूछता है, वो मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो जैसे कि मैंने कहा कार्ल मार्क्स 1818 में कार्ल मार्क्स आते हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जेएस मिल। जेएस मिल कार्ल मार्क्स से पहले पैदा हुए थे, 1806 में पैदा हुए थे, 1873 में डेथ हुई थी। और इसी बीच में यहाँ पर 1818 में कौन आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, और जेएस मिल के 10 साल बाद 1883 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स की बुकें भी आपको 18 में नजर आएंगी लिखी हुई, सारी बुक इन्होंने 1818 में लिखी है। हालांकि इनकी डेथ के बाद कुछ बुक पब्लिश्ड हुई थी, जो मैं कह रही हूँ कि एनटीए पता नहीं कौन से ईयर को काउंट करता है, वो बाद में पता चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो भाई याद करिए कार्ल मार्क्स के घर में क्या थी, कार्ल मार्क्स के घर में थी होली। कार्ल मार्क्स के घर में थी होली, होली का त्योहार था। अभी तो दिवाली आ रही है, लेकिन कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं किसकी, होली की।
तो कार्ल मार्क्स के घर में थी होली, पूरी फैमिली को होली मनानी थी, लेकिन बड़ी समस्या थी कैसे मनाए होली, कैसे बनाए 36 पकवान। होली वाले दिन बहुत सारी चीजें बनती है, मजा आता है, क्योंकि वहां पे थी पॉवर्टी, वहां थी गरीबी। तो भाई कार्ल मार्क्स की फैमिली को होली मनानी थी, लेकिन उनके घर में थी पॉवर्टी, और पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, पैसा तो नहीं होता भाई, पॉवर्टी में पैसे की होती है कमी, और हमें लगता है बस हमें मिल जाए मनी, हमें मिल जाए क्या, मनी। भाई जब पॉवर्टी है तो हम क्या चाहते हैं, हम मनी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो भी फटाफट मिल जाए, फटाफट से मिल जाए, फास्ट, स्लो स्लो ना मिले, फास्ट मिल जाए। तो भाई मनी मिल जाए फास्ट, पॉवर्टी थी इस वजह से वो चाहते थे कि मनी मिल जाए फास्ट, यानी कि मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मनी फास्टो, यानी कि मनी को फास्ट दो। तो भाई मैनिफेस्टो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मनी चाहिए थी फास्ट, लेकिन मनी तो मिल ही नहीं रही थी। इतनी आसानी से थोड़ी ना पैसा मिलता है, पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल लगती है। अब गुस्सा तो बड़ा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हम करते हैं बस क्या, बुराइयां, हम करते हैं आलोचना, हम करते हैं दूसरे को क्रिटिसाइज, हम करते हैं बिल्कुल आलोचना, कमियां निकालने लगते हैं। और ऐसे में जब इंसान गरीब हो और सबसे ज्यादा कमियां किसमें निकालता है, वो निकालता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक में, यानी कि पता नहीं कैसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या ही होके रहेगा हमारे देश का, पता नहीं क्या होने वाला है, गरीबी बहुत है, यही तो होता है ना। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक को हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है। क्या कहा मैंने, कार्ल मार्क्स के घर में था होली का त्योहार, लेकिन पॉवर्टी थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, मनी चाहिए थी फास्ट, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद लेकिन मनी तो मिल ही नहीं रही थी, इसलिए हमने क्या किया, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे थे, क्योंकि मनी नहीं मिल रही थी, और ऊपर से हम बन गए थे दास, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, हम बन गए थे दास, हमें चाहिए था क्या, कैपिटल, हम बन गए दास, हमें चाहिए था कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। और भाई जब ये स्थिति इंसान की आ जाती है दास वाली, और कैपिटल ना हो, तब भाई वो करेगा वॉर, तब वो करेगा युद्ध। तो भाई द सिविल वॉर इन फ्रांस, और जाके कर दिया फ्रांस में युद्ध, द सिविल वॉर इन फ्रांस। तो ये है कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स। यहां तक पहले मुझे बताइए कि यहां तक क्लियर हुई। यस मैम। भाई हंसी किस बात पे आ रही है, जरा मुझे ही बता दीजिए, हंसी क्यों आ रही है। चलिए जल्दी से मुझे बताओ कि यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। कार्ल मार्क्स के घर में होली का त्योहार था, द होली फैमिली इनकी बुक है, पॉवर्टी थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, लेकिन मनी फास्ट चाहिए थी, यानी कि मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और वो मनी फास्ट मिल नहीं रही थी, तो हमने क्रिटिसाइज कर दिया पॉलिटिकल इकोनॉमिक को, इसलिए एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। और गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम दास बन ही चुके थे, कैपिटल नहीं आ रहा था, दास कैपिटल, और जब दास बन गए, कैपिटल नहीं आया, तो हमने कर दी क्या, सिविल वॉर, सिविल वॉर इन फ्रांस। क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड, यस मैम, यस मैम, क्लियर है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। हालांकि ये 1865 1898 की दो चीज आपको जब भी आप देखोगे तो ये दो ईयर आपको दिखेंगे, इसका तो कोई कंफर्म होता ही नहीं है, वैसे 1865 आना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 1898 भी आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार रिटन और पब्लिश दोनों ईयर अलग अलग रहते हैं, आपको पता ही है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बट जैसा भी होगा, अगर एनटीए के अकॉर्डिंग ये आएगा तो हम इसको ऐड कर देंगे, उसके टेंशन मत लेना। स्टोरी बनाने का काम मेरा है, याद करवाने का काम मेरा है, और याद करने का काम आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम भी है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मनुस्क्रिप्ट ये वाली आपकी अभी आई थी पीवाईक्यू में, अभी पूछी गई थी, जो आप एग्जाम देकर आए हो, जिसका आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, क्योंकि वहां पर वैसे 1844 इसका ईयर देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है, मैं भी 1844 ही करती हूँ, लेकिन अगर आप पब्लिश्ड पूछोगे ना, तो पब्लिश्ड में आपको 1932 नजर आएगा। अब जब एनटीए ने क्वेश्चन में ये वाली बुक को ऐड किया, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एनटीए ने इसको काउंट किया है या इसको काउंट किया है। तो अभी आने दीजिए रिजल्ट, तब पता चल जाएगा। अब चाहे इसको किया हो चाहे इसको किया हो, स्टोरी में ऐड करने का काम मेरा है, उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। पर अभी फिलहाल ये याद है, नाम एक बार मैं रीड कर रही हूँ, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, इकोनॉमिक आपका फिलोसफिक मनुस्क्रिप्ट, इसके अलावा थीसिस ऑफ फ्यूबर्ग द इन जर्मन आइडियोलॉजी। अब भाई देखो, थीसिस ऑफ फ्यूबर्ग जो ये बुक है, इसी के अंदर ही
एक पार्ट है क्या, द जर्मन आइडियोलॉजी का। जर्मन आइडियोलॉजी बुक सेपरेट नहीं है, ये इसी के अंदर द थीसिस ऑफ फ्यूयरबर्ग का ही एक पार्ट है, लेसन नंबर 1 का। ठीक है, इसलिए इनके ईयर दोनों के सेम दिखेंगे, 1845 और द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, लेकिन पब्लिश ईयर इनके 1932 शो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई वैल्यू प्राइस, ये भी हो गई, ये भाई डबल बार लिखी गई है, इनको हटा दीजिए। ठीक है, चलो भाई समझ आ गई इतनी बात, तो वो आगे काम हम देखेंगे बाद में। अभी इतनी स्टोरी आप लोग फिलहाल यहाँ तक याद रखो। चलिए, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर 3 थिंकर्स, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स और मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। अब मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कौन कौन इसको जाकर रिवाइज करने वाला है, सबसे पहला आंसर ये दीजिए, कौन कौन रिवाइज करेगा। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ कि आप लोग अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मैम क्या इतनी ही क्लास बहुत है, क्या आपके नोट्स ही काफी है, ये क्वेश्चन अक्सर आपका होता है ना। हालांकि एक दिन मैं आऊंगी वर्टिकल लाइव, आप सब जानते होंगे वर्टिकल लाइव बातें करने के लिए मैं आऊंगी, डिस्कस करने आऊंगी इन बातों पे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि भाई देखो, नोट्स जो आप कहते हो मैम इतने नोट्स काफी है क्या, यहाँ पर सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके पीवाईक्यू में, या जहां जहां से पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। मेरे को कोई आपको बहुत महान नहीं बनाना, अभी नहीं बनाना, बाद में बना दूंगी, अभी नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम क्रैक करवाना है। तो आपका काम नोट्स को बार बार, अगर आपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर लिया तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपको हेल्प ना करें। ठीक है, इतना मैं कहूंगी। रही बात बुक्स पढ़े या ना पढ़े, फिर तो भाई एक बुक, कभी भी ये मत सोचना मैं ही नहीं, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, कभी अगर आपको कोई ये कह रहा है कि बुक्स को छोड़ ही दो, तो बहुत गलत है। बुक्स, आपके पास एक बुक तो ऐसी एटलीस्ट होनी चाहिए जिसमें आप सारी यूनिट्स को एक बार पढ़ लो। आपके पास ऐसी बुक रखनी चाहिए आपको। एक बुक है राजेश मिश्रा, उसको आप प्रिफेयर कर सकते हो, पूरी 10 यूनिट है, उसको पढ़ सकते हो और साथ में ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा। तो बुक्स को कभी भी ऐसे त्यागो मत। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड रहोगे तो आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करने वाला है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, हाँ जी, आपका तो रिवीजन था अनीता जी, बिल्कुल सही कहा, आपका रिवीजन था। ओके चलो, अब देखिए आपका पहले तो देखिए यूनिट नंबर 1, क्योंकि मैं हूं आपकी एजुकेटर और मैं आपको ऐसे तो बख्शने वाली नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिट नंबर जो 1 है, जितने भी मैंने करवा दिया आपके पास आज और कल का, आज रात और कल रात तक का टाइम है, वो भी कल 3 बजे तक का, 3 PM तक का टाइम है, सारे के सारे। क्योंकि आप ऐसे नहीं करने वाले, जितने भी है जिन्होंने अब तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी, जाओ 2x पे करो और जाके करो। कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप धीमे धीमे पढ़ो, 2x की स्पीड का ऑप्शन होता है ना, ऊपर 3 डॉट होती है, वहां पे जाइए, स्पीड बढ़ाइए, 2x पे सुनिए और सारा रिविजन करिए। और रिविजन करे बिना आ मत जाना 3 PM वाली क्लास में। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने रिविजन नहीं किया, अगर सामने होते ना, हमें एक एक को ऐसे पनिशमेंट देती, आप कहते कि मैम बस करो आप, लेकिन ऑनलाइन बेशक हो लेकिन फिर भी नहीं छोड़ने की। तो फटाफट से 3 बजे तक सारी वीडियोस जितना हो सके एटलीस्ट उतना कवर करो। ठीक है, ताकि आप लोगों को पेंडिंग ना रहे। एक टाइम ऐसा था लाइफ में मेरी भी कि मैंने पेंडिंग छोड़ दी थी, और वो पेंडिंग पे पेंडिंग होती ही चली गई, वो कवर ही नहीं हो पाया। और वो जो टाइम होता है ना, स्ट्रेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, इतनी टेंशन होती है, लेकिन जब कवर होता है ना, स्ट्रेस टेंशन कुछ नहीं होता। कोई स्ट्रेस टेंशन कभी नहीं होने का अगर आप एक एक चीज को कवर कर रहे हो। ठीक है, कंप्लीट कर लिया अनीता जी ने, भाई अनीता जी को मानना पड़ेगा, वेरी गुड अनीता जी। हाँ जी बिल्कुल अलीशा जी बिल्कुल रिवाइज करना भाई, बिल्कुल रिवाइज करना। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ, और कल आपके पास फिर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के 3 नहीं तो 4 थिंकर्स, कल आपके पास 4 से 5 थिंकर आएंगे, जहां पर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के और भी ऐसे ही बुक्स को याद करेंगे। लेकिन शर्त यही है, पहले इनको पढ़ो, याद करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, मेरा बस चले ना तो मैं आपको डेली सेम चीज रिवाइज करवा दूंगी डेली, लेकिन आप ही गायब हो जाओगे। लेकिन बस वही है, अभी टाइम हमारे पास कम है, तो कुछ काम आपको करना होगा, कुछ काम मेरे को करना होगा। ठीक है, चलो अब बातें बहुत हो गई, अब हम रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
हाँ जी, पीडीएफ, जी बिल्कुल, पीडीएफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों को। अभी फिलहाल 1-2 दिन और रुकिए, मैं इतने थोड़ा मैनेज करती हूँ, ठीक है। और एटलीस्ट अपने नोट्स तो बनाइए। हाँ, एक चीज़ और थी, नोट मेकिंग कैसे करें। चलो नोट मेकिंग पे भी मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी नोट्स मेकिंग का। नोट मेकिंग का तो आपको सब बोल देते हैं ऐसे से, अब प्रैक्टिकली करवाने की बारी मेरी है कि नोट्स मेकिंग ऐसे करो, ठीक है। उसके लिए वीडियो बना दूंगी। और बताओ और क्या चाहिए आपको। चलो अब यहाँ पे एंड कर लेते हैं भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जितने भी स्टूडेंट है क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जिसे नहीं किया है, मेक श्योर कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज आप सबको पता ही है कि जल्द ही प्लस पर आ रहा है आपके लिए एक मेरा क्रैश कोर्स। बहुत वेट कर रहे थे ना, तो मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है प्लस पर। कब से आएगा मैम ये भी बता दो ना भाई, थोड़ा सरप्राइज है, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। वह प्लस पे आ रहा है जहां पर आपको पूरी 10 की 10 यूनिट 2 से 3 महीने जो हमारे पास है, पूरी क्वेश्चन से कवर करवाई जाएगी। और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, सारे क्वेश्चंस वहां पे ऐसे करवाए जाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, चारों ऑप्शन का, वो भी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और फोर्थ, क्यों गलत है, क्यों सही है, सब लिखा भी होगा और मैं समझाऊंगी भी। तो कुल मिलाकर ये आपका क्रैश कोर्स रहने वाला है, कम समय में स्मार्ट स्टडी। आप कहोगे मैम कितने का है ये भी बता दो, तो भाई कितने का है, ज्यादा नहीं, महंगा नहीं होगा, सब आराम से ले सकते हैं आप। तो वो सब बातें बाद की, अभी फिलहाल मैंने इतना बता दिया, ठीक है। और जो स्पेशल क्लासेस होंगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वहां पर वो कभी कभार होंगी, सिर्फ कुछ स्पेशल टॉपिक के लिए बस। लेकिन प्लस की डेली एक क्लास होगी, रेगुलर डेली एक क्लास, ठीक है। और बाकी डिटेल्स जो आप बहुत एक्साइटेड है कब आएगा और कितने का आएगा, बहुत उतावले हो रहे हो, तो विश्वास रखो, महंगा नहीं करवाऊंगी, ठीक है, इतना विश्वास रखना। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सभी।